आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। बेटा, आज से हम लोग क्लास 11th के टॉपिक सेट थियरी को पढ़ेंगे, जो चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है। और यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 से लेके आपको आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ ना सिर्फ क्लास 11th बल्कि 12th के भी टॉपिक्स को हम लोग कवर करते चलेंगे, जिससे आपका पहली बात कि 2027 का बोर्ड एग्जाम टारगेट होगा। दूसरी बात कि आगे आने वाले एनडीए एग्जाम्स को भी हम लोग हिट करेंगे। तो आइए उसी की शुरुआत में आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th, जिसकी शुरुआत एक टॉपिक से होगी। जिसकी शुरुआत बेटा एक टॉपिक से होगी और वो टॉपिक रहेगा हमारा सेट्स। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? सेट्स रहेगा। अब चूंकि ये नाम थोड़ा अनसुना सा है, क्लास 10th तक अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सेट वर्ड नहीं सुने होंगे। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या होता है सेट? तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे मान के चलिए आपने कभी एक वर्ड सुना होगा ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? जैसे आपके आसपास दिख रही हर वो चीज जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम रखता है अपना, या यूं कहें कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड आपको क्या बोला? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमने एक आपको क्लू दिया कि हर वो चीज ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ स्पेसिफाइड मास है और प्लस क्या करता है भैया? वो स्पेस घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो चीजें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इतना क्लियर होने जाने वाला है। दूसरा आप समझेंगे एक वर्ड, और ये वर्ड है कलेक्शन। क्या वर्ड है बेटा जी? ये कलेक्शन। अब क्या होता है कलेक्शन? हिंदी मीनिंग सभी लोग जानते हैं, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। और आप ऐसे कहेंगे कि सर अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स गैदर हो जा रहे हैं तो आप गैदरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। गैदरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट माने जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, आप सभी मिल के एक क्लासरूम बना रहे हैं, हैप्पी क्लासरूम बना रहे हैं, तो वो कहेंगे कि सर मैं तो ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि मेरा तो कुछ मास है, मैं तो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा हूं, और हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो ये क्लासरूम एक कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। तो कलेक्शन माने क्या हो जाएगा बेटा जी? तो कलेक्शन हो जाएगा गैदरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या हो जाने वाला है? गैदरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कहेंगे? कलेक्शन कहेंगे। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, आपको एक वर्ड समझना है, वेल डिफाइंड, है ना? और वेल डिफाइंड के बाद उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए कलेक्शन। क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन बेटा जी? आइए इसको समझेंगे। तो थोड़ा जल्दी से रिकॉल कीजिए। हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। ऑब्जेक्ट माने क्या? हर वो चीज जो मास है, जिसके पास स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स कई सारे एक जगह इकट्ठा हो गए, कलेक्शन कहलाएगा। और अब उस कलेक्शन के भी आगे एक फ्रेज लग गया, वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन? समझिएगा, हमने आपको एक कलेक्शन का नेम दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। क्या कह दिया बेटा जी? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। और आपसे एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने मैंने बोल दिया लेटर ए। और अब आपको बताना है कि क्या ये लेटर ए इस कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी हमको पता है, हमने तो बचपन से हमारी मैडम हमारे सर ने पढ़ाया है कि हाँ ये जो ए होता है वो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में आता है। तो क्या आप ये बताते समय श्योर थे एकदम कि हाँ आता है सर, मुझे पता है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर हम तो श्योर हैं। दूसरी बात, हमने एक लेटर बोला एम, तो क्या एम इस सेट ऑफ वाउल्स में, या यूं कहें फिलहाल के लिए कि कलेक्शन ऑफ वाउल्स में आता है? तो आप कहेंगे नहीं जी सर, एम तो नहीं आता। तो चाहे आपने यस बोला ए के लिए, चाहे अभी आप एम के लिए नो बोल रहे हैं, दोनों ही केस में आप श्योर हैं कि नहीं? क्या कह रही है आपकी अंतरात्मा? कोई दुविधा है ऐसा कहने में? आप कहेंगे नो सर कोई दुविधा नहीं है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर कोई ऐसा कलेक्शन है जिसमें इस बात की श्योरिटी है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, तो ऐसे ही कलेक्शन को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, समझिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको कोई कहे कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया, यानी कि भारत देश में रहने वाले या भारत के लिए खेलने वाले
बेस्ट क्रिकेटर्स की एक टीम बनानी है, उसमें कौन कौन आएगा ये बताना है। अब किसी को हिटमैन शर्मा जी अच्छा लगते होंगे, किसी को किंग कोहली जी अच्छे लगते होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या ये चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी कि नहीं करेगी? क्या आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि आपकी टीम में जो आपने मेंबर सेलेक्ट किया है वो आपके फ्रेंड की टीम में भी होगा? क्या ऐसा जरूरी है? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो जब बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया की टीम बन रही है तो इसमें इस बात की सर्टेनिटी नहीं रह रही है कि किस पर्सन के लिए कौन सी टीम में कौन सा मेंबर आएगा। तो क्या लगता है आपको, इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहना चाहिए? आप कहेंगे नो सर, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और एग्जांपल सुनिए बेटा जी, मैंने आपको कह दिया क्या, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। अब आप सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या 8 इस कलेक्शन में आता है? आप कहेंगे हाँ जी सर आता है, 1 से 10 के नेचुरल नंबर के बीच में ही कहीं 8 होता है। अगर मैं कहूं कि बताइए 27 आता है क्या? आप कहेंगे नो सर, 27 तो नहीं आता है ना, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर में आपको कहीं 27 देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बात बताइए, 8 के लिए आप कह रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इस कलेक्शन में, 27 के लिए कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इस कलेक्शन में। क्या दोनों ही केसेस में, क्या दोनों ही सिनेरियो में आर यू श्योर कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर बिल्कुल श्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इस केस में जो आंसर आपका होगा वही आंसर आपके फ्रेंड का भी होगा, आपके टीचर का भी होगा, बशर्ते ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में कि जानते हो कि नेचुरल नंबर 1 to 10 कौन होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। तो यहां से आप लिखना स्टार्ट करिए बेटा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? दोज कलेक्शंस, दोज कलेक्शंस, दोज कलेक्शंस आर said to be well defined, said to be well defined। उन कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। फॉर विच, जिसके लिए, ध्यान से लिखेंगे बेटा, फॉर विच वी आर श्योर, जिसके लिए हम एकदम श्योर है, एकदम निश्चित है हमारे अंदर क्या, कि वी आर श्योर, फॉर विच वी आर श्योर वेदर, वेदर एन ऑब्जेक्ट, वेदर एन ऑब्जेक्ट belongs to, whether an object belongs to or does not belong to। बेटा क्या बेटा? does not belong to, belong to, belong to this collection, this collection। अब सर ये क्या लिख गया, थोड़ा सा कुछ समझाइए। तो बेटा बात इतनी सी है कि वे सारे कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड हैं जिसके लिए हम श्योर रहें, हम एकदम से निश्चित रहें कि क्या कोई ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है इस कलेक्शन से, यानी संबंधित है इस कलेक्शन से, आ रहा है इसी कलेक्शन में या नहीं आ रहा है। चाहे आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी हम श्योर रह रहे हैं, बताने में दुविधा नहीं हो रही है, हिचक नहीं रहे हैं बताने में। ऐसे ही कलेक्शंस को क्या कहते हैं बेटा जी? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स तुरंत नोट करेंगे आप, और एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लिखे बेटा, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेट ऑफ वॉल्स, है ना, सेट ऑफ वॉल्स। आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि इस सेट के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन मेंबर्स होते हैं बेटा? तो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये मेंबर्स हैं। आप इन पांचों में से किसी को भी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर श्योरली ये बिलोंग करता है एलिमेंट इस कलेक्शन से। अगर आप कहेंगे कि इनके अलावा कोई लेटर आ रहा है तो नहीं बिलोंग करता है इस कलेक्शन से। तो बताइए, ये जो सेट बोल रहा हूं मैं, ये सेट कब बोल पा रहा हूं, ये वर्ड कब लगा पा रहा हूं मैं? जब मैं जानता हूं कि वॉवेल्स की गैदरिंग क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है बेटा जी। और याद रखेंगे आप सभी प्यारे साथी कि जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट समझने के पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या अभी आपको ऑब्जेक्ट का मीनिंग श्योर है, समझ में आया? क्या आपने कलेक्शन वर्ड को समझा? क्या आप वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझ गए? और अगर समझ गए तो आइए हम समझें एक और नए वर्ड को जो कि सेट है बेटा। तो याद रखिएगा, एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए, याद रखेंगे बेटा जी, एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए और इनका नाम था क्या बेटा जी? इनका नाम था जॉर्ज कैंटर साहब। क्या नाम था इनका? तो आप कहेंगे जॉर्ज कैंटर साहब। और लगभग 1870 के आसपास की बात है,
1870s के आसपास की बात है। इन्होंने एक और व्यक्ति हैं जिनके साथ मिलके बड़ा अच्छा काम किया, नाम था सर का रिचर्ड डेडकिंड। क्या नाम था बेटा? रिचर्ड डेडकिंड नाम था। हालांकि ये उतने फेमस नहीं हो पाए, ज्यादा से ज्यादा इस थियरी को डेवलप किया किसने? जॉर्ज कैंटर साहब ने। तो इन्हीं जॉर्ज कैंटर साहब को माना जाता है क्या कि ये फादर ऑफ सेट थियरी है। क्या बोला जाता है बेटा जी इनको? फादर ऑफ सेट थियरी है। आई बात समझ में? अब रही बात, इतनी बार बोल रहा हूं सेट होता क्या है, तो बेटा अभी जो आप वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल रहे थे ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इन्हीं को सेट कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी गैदरिंग है जिनमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में श्योरिटी है कि ये आ रहा है कि नहीं इस कलेक्शन से, उन्हीं कलेक्शंस को ही क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो आइए लिख ले ये डिफिनीशन। तो चलिए बेटा नोट करेंगे। उसके पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, रोक के लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा। तो आइए आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नोट करते हैं बेटा सेट की डिफिनीशन। चलेंगे, सेट की डिफिनीशन लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे सभी साथी सेट, हेडिंग लगा लेंगे सेट, और लिखेंगे क्या कि दी वेल डिफाइंड कलेक्शन, दी की जगह अ लगा लीजिए, सही रहेगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों बोल रहा हूं? एक एक शब्द का महत्व है बेटा, समझते चलिएगा। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, इज कॉल्ड अ सेट। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या, अगर आपके पास एक अच्छा सा डिफाइन किया हुआ कलेक्शन है, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की अभी कि क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपके पास एक ऐसा कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है और जिसमें आने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या है बेटा जी? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि अलग अलग करने योग्य, अलग अलग लोग हैं उसमें। तो ऐसे ही कलेक्शन को क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे बेटा जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए आपके पास हमने कह दिया कि सेट ऑफ वाउल्स हो गया, सेट ऑफ वाउल्स हो गया, ठीक है। अब इस सेट ऑफ वाउल्स में आप जानते हो कौन कौन लोग हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10। तो ये भी सेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का जो गैदरिंग है, का जो कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड है। वाउल्स का जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइंड है। ये बात समझ रहे होंगे आप। जैसे हम एक बात कह रहे हैं आपसे, मैंने कहा क्या बेटा? कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया, ऐसा मैंने बोल दिया। इन इंडिया, हमारे प्यारे देश भारत में बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन बोल दिया मैंने। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कलेक्शन कभी सेट बन पाएगा? क्या ये कभी वेल डिफाइंड हो पाएगा? तो आप स्वयं से पूछिए कि क्या इस लिस्ट को बनाते समय मेरे द्वारा बनाया गया लिस्ट और आपके किसी अन्य दोस्त द्वारा बनाया गया लिस्ट, या इवन मेरे द्वारा बनाया गया लिस्ट सेम होगा कभी? नहीं, ये तो पर्सन के चॉइस पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या ये चॉइस पे डिपेंड करेगा? है भाई, तुम्हारे घर का है ये नेचुरल नंबर, नहीं, इसमें तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट है, तुम जानते हो कि हाँ 1 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, यही रहेंगे, ये वेरी नहीं करेगा। तो ऐसे कलेक्शन को तुम सेट कहने वाले हो, लेकिन ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया, भैया ये सेट नहीं हो पाएगा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ऐसे ही कौन कौन से कलेक्शन, वर्बली मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जिस भी कलेक्शन में बेस्ट वर्ड लग जाए, टॉप वर्ड लग जाए, इंटरेस्टिंग वर्ड लग जाए, ये सभी कलेक्शन कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटेन बाय इंडियन ऑथर्स। अब ये इंटरेस्टिंग बुक की क्या डेफिनेशन है साहब, आप बताएं। किसी को हो सकता है ड्रामा की लिखी हुई कॉपी किताब अच्छी लगे, किसी को पोयम अच्छा लग सकता है, उसके लिए वही इंटरेस्टिंग है ना? यानी कि जहां भी इंटरेस्टिंग वर्ड या फिर मोस्ट डेंजरस वर्ड लग जाए या फिर बेस्ट वर्ड लग जाए, वो सारे ही कलेक्शन याद रखिएगा बेटा कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होंगे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, आप इधर का नोट कर सकते हैं बेटा।
और इसके बाद चलते हैं क्या समझने कि भैया सेट की नेमिंग कैसे करते हैं। भाई नाम से तो बुलाना पड़ेगा ना किसी भी चीज को, कैसे बार बार सेट सेट थोड़े बोलेंगे, नाम से बुलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, नेमिंग ऑफ अ सेट, कैसे किसी सेट की नेमिंग करते हैं। नेमिंग ऑफ अ सेट, तो जैसे अपने नाम को आप लिखते हैं वैसे ही सेट के नाम को भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप चाहते हैं कि मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाए, ऐसे चाहते हैं ना, भगवान करे सबका नाम रोशन हो, तो सबका नाम बड़े लेटर में लिखेंगे। सेट का भी नाम ऐसे ही, सेट भी चाहता है कि मेरा नाम किसमें लिखा जाए, कैपिटल लेटर में लिखा जाए। तो आइए लिखते हैं बेटा, जनरली याद रखिएगा, जनरली सेट्स आर नेम्ड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि सेट की नेमिंग कभी भी हम लोग कैपिटल लेटर से कर रहे होंगे, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट ऑफ वाउल्स, चलो वी से आ रहा है, चलिए इसको हम कैपिटल वी, इसका नाम ही क्या रख दिए, कैपिटल वी। जैसे यहाँ देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, चलिए कोई सा भी एक लेटर इस्तेमाल कर लीजिए, मान के चलिए इसका नाम सेट ए रहेगा। आई बात समझ में। तो कभी भी जब सेट की नेमिंग करेंगे, नाम देंगे, तो हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल करना है आपको। दूसरी बात यहां ध्यान रखेंगे क्या भैया, कि इन जनरल यानी कि सामान्यतया, जरूरत पड़ने पे बदल भी सकता है, इन जनरल मेंबर्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट यानी कि सेट के अंदर आने वाले लोग, मेंबर्स ऑफ द सेट आर रिटेन बाई, ऐसे लिखेंगे, आर रिटेन बाई स्मॉल लेटर्स या रिटेन इन स्मॉल लेटर, बिल्कुल रिटेन इन स्मॉल लेटर्स। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्या प्यारे साथी कि भैया सेट की नेमिंग करनी रहेगी वो तो कैपिटल लेटर से कर देंगे, लेकिन सेट के अंदर आ रहे एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, तो जनरली स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ये बात याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक सेट वी है, यानी सेट का नाम कैपिटल लेटर में है, और ये है सेट ऑफ वाउल्स, क्या है बेटा, सेट ऑफ वाउल्स, तो नेमिंग तो आपने कैपिटल में कर दिया, और अगर आपको इसके मेंबर्स लिखने हैं, क्या लिखना है प्यारे साथी, मेंबर्स लिखने हैं, तो वो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, AEIOU, जनरली स्मॉल में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, बार बार मैं वर्ड जनरली लगा रहा हूं क्योंकि सामान्यतः तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे आपको अंदर के एलिमेंट्स कैपिटल भी दिखाई देंगे, तो याद रखिएगा इन जनरल हम स्मॉल में ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं ये पढ़ने कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, सेट को लिखते कैसे हैं। ये तो हो गया नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं। अब सीखेंगे कि भैया सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। और उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मेंबरशिप रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, तो आप कहेंगे मेंबरशिप रिलेशन कहते हैं सर। और ये मेंबरशिप रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा, सेट थियरी में हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। क्या कहते हैं बेटा भैया, एप्सिलॉन कहते हैं, है ना। और ये क्या बताता है, ये बताता है क्या, ये बताता है भैया मेंबरशिप बताता है। मेंबरशिप बताता है का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। सेट का नाम क्या है, वी, कैपिटल वी, और इसके मेंबर्स कौन है, AEIO और U। तो अगर आपको ये बताना रहेगा क्या कि A इज अ मेंबर ऑफ सेट V, या यूं कहें कि A बिलोंग्स टू सेट V, तो आपको बार बार इतना ज्यादा बोलना या लिखना ना पड़े। इसके लिए सेट थियरी में जॉर्ज कैंटर की मदद से आप समझेंगे कि एक सिंबल क्रिएट किया गया। और याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे कि अगर इतना बड़ा आपको फ्रेज लिखना पड़ा कि भैया जो एलिमेंट ए था, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट वी, ऐसे बोल लीजिए, चाहे इसी को बोल लीजिए कि ए बिलोंग्स टू सेट वी, ए बिलोंग्स टू सेट वी, ऐसे बोल लीजिए। तो ये जो आप बिलोंग्स टू देख रहे हैं ना बेटा, बिलोंग्स टू देख रहे हैं, इस बिलोंग्स टू के लिए ये मेंबरशिप रिलेशन एप्सिलॉन का इस्तेमाल होता है। और आप लिखते हैं ए, यहां पे आप मेंबर लिखेंगे पहले, फिर ये सिंबल लगाएंगे जिसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, और फिर यहाँ पे सेट की नेमिंग करेंगे, और इसको कहेंगे क्या, यहाँ पे अगर सेट की नेमिंग वी थी तो आप वी लिख लीजिए बेटा जी, और इसको पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट वी, यस, एज सिंपल एज ए बिलोंग्स टू वी, ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है।
तो ये बात नेचुरल सवाल दिमाग में आना चाहिए आपके, क्या कि सर एक बात बताइए, कोई एलिमेंट अगर सेट में आया तब तो ये लगा देंगे, कई बार होगा कि कोई एलिमेंट नहीं आ रहा होगा सेट में, तब क्या करेंगे? तो उस केस में याद रखिएगा, उस केस में याद रखिएगा फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट बी है जो कि जानते हैं आप सेट ऑफ वॉल्स में नहीं आएगा, उसके लिए क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे बी, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे सेट का नाम वी। और इसका क्या मतलब हो गया सर? इसको क्या पढ़ेंगे? तो इस पूरी चीज को पढ़ेंगे भैया, बी डज नॉट बिलोंग टू। भैया इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू, तो ऐसे बना के काट दिया, मतलब डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू वी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है प्यारे साथी? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कलेक्शन क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड क्या कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या कहते हैं हमने? सेट कहा उसको। सेट की नेमिंग कैसे करते हैं आपने ये सीखा, समझ में आई मेरी बात? और दूसरा बात आपने सीखा मेंबरशिप रिलेशन, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी सेट में आ रहा है तो कैसे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो आपको हम आगे लेके चलते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब इसके आगे चलेंगे और हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है दोस्त, नेमिंग समझ लिया, मेंबरशिप रिलेशन समझ लिया, अब आप रिप्रेजेंटेशन सीख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे किसी सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो मेरे साथ सभी प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और क्या होता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सभी लोग समझेंगे। देखिए सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखें कैसे, ये समझेंगे। तो याद रखिएगा कि इन जनरल हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट दो ही तरीके से करते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है? पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कह लीजिए, रोस्टर मेथड कह लीजिए, या इसी को कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा जी? टेबुलर फॉर्म, ठीक बात है। दूसरा जो है उसको हम लोग कहने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा जी? तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म के ना और भी नेम है, जैसे आप इसी को कह सकते हो प्रॉपर्टी मेथड। कौन सा मेथड कह सकते हो भैया जी? आप कहेंगे प्रॉपर्टी मेथड। सर इसी का कोई और नाम भी है क्या? हाँ, रूल मेथड। हालांकि ये बहुत कम इस्तेमाल होंगे, ज्यादातर आप सुन रहे होंगे क्या, ये सेट बिल्डर फॉर्म सुन रहे होंगे या सेट बिल्डर मेथड जो भी कह लीजिए, और एक फॉर्म सुन रहे होंगे रोस्टर फॉर्म बार बार। बाकी ये बहुत कम इस्तेमाल होंगे, दे आर सिनोनिमस फॉर रोस्टर एंड सेट बिल्डर। ठीक बात है बेटा? अब आइए ध्यान से समझेंगे क्या होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक बात है, चलिए आइए हमारा टॉपिक रहेगा आपका रोस्टर फॉर्म। क्या होता है रोस्टर फॉर्म? सभी प्यारे साथी नोट करेंगे मेरे साथ, क्या करेंगे? कहेंगे इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म क्या, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements are listed, listed लिखेंगे separated by comma। क्या बेटा जी? separated by comma। किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। एंड लिखिएगा enclosed within, और बंद कर देना है। किसमें बंद कर देना है? किसमें बंद कर देना है? ब्रेसेस। अब सर ये ब्रेसेस क्या हुआ सर? तो देखिए आप लोग जो पढ़ते रहे होंगे इसके पहले कर्ली ब्रैकेट, क्या पढ़ते रहे होंगे बेटा? कर्ली ब्रैकेट। उसी कर्ली ब्रैकेट को यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेसेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया आपको कि क्या होता है, तो देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है सेट ऑफ वाउल्स, क्या लिखना है बेटा जी? सेट ऑफ वाउल्स। तो आप सबसे पहले इसका नाम दे लीजिए सेट वी, नाम दे लीजिए सेट वी। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है बेटा कि ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। सारे एलिमेंट्स को क्या करनी है? लिस्टिंग माने लिख देना है। और सारे एलिमेंट्स को लिखते समय आप सेपरेट इनको किससे कर देंगे? कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर देंगे। जैसे बताइए सेट वी यानी सेट ऑफ वाउल्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आप कहेंगे सर जी एक आएगा ए, फिर आएगा ई, और ऑब्वियसली अब इनको सेपरेट कर देना है कॉमा से, तो ए ई फिर कॉमा लगाएंगे, आई फिर कॉमा लगाएंगे, ओ फिर कॉमा लगाएंगे, यू। तो यहां तक समझ में आया क्या कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी लिस्टेड। उसके बाद लिखा है सेपरेटेड बाय कॉमा,
लगा दिया जी। और लास्ट वाली बात जो आप कह रहे थे कि भैया एनक्लोज कर लेना है, बंद कर देना है, किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, यानी हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। आई बात समझ में? और इस तरीके से करके आपने सेट को लिख दिया कौन से फॉर्म में बेटा जी, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब आपके अंदर एक नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर जी आप तो बड़े चालाक हैं, आपने तो 5 एलिमेंट्स का सेट लिख दिया और कहा कि सारे एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। सर अगर 50 एलिमेंट हो तब तो हमारे पेज ही भर जाने हैं, है ना? और सर 500 एलिमेंट्स है तब तो और दिक्कत होने वाली है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो समझिएगा उसके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे आपने एक एग्जांपल किया बेटा सेट ऑफ वाउस, सेकंड एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूं, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लेके चलता हूं बेटा जी? तो आप कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहां से कहां तक? तो कोई बोले फ्रॉम 1 to 100, यानी अगर आपको 1 से लेके 100 तक के क्या लिखने हैं, नेचुरल नंबर लिखने हैं, जो कि फाइनाइट तो है। फाइनाइट माने क्या, जिनकी संख्या निश्चित तो है लेकिन थोड़ी ज्यादा है संख्या, है ना? 100 लोगों को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, अगेन इसका कुछ नाम दे लीजिएगा बेटा जी। मान के चलिए इस सेट को हम ए कह रहे हैं, ए अच्छा नहीं लग रहा है, अब बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, चलिए फिलहाल ए से काम चलाते हैं। तो इनकी नेमिंग हो गई, ए हो गया। आपने बना लिया सर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एट लास्ट आप जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में हमको एनक्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अब समझेंगे क्या लिखना है इसमें, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं। कहां से कहां तक, 1 से लेके 100 तक। अब काउंटिंग नंबर्स की ये बड़ी खास बात होती है कि दे फॉलो सर्टेन पैटर्न। और वो पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न इतना होता है कि भैया सब में कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें एक एक का गैप होता है। 1 के बाद सीधे 2 आता है, बीच में कोई 1.5 1.7 नहीं आता। तो इनको लिखना आसान हो जाएगा। कैसे? कि भैया ये जो पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, इन्हीं का हम इस्तेमाल कर लेंगे। आइए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप शुरुआत के कुछ एलिमेंट लिख दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। जैसे आपने 1 लिखा, हाँ जी सर, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब सबको समझ में आ गया कि ये जो नंबर्स चल रहे हैं वो +1 करके इनके सक्सेसर्स आप लिखते चले जा रहे हैं। और उसके बाद यू नीड टू पुट 3 डॉट्स। कितने? 3। ऐसा नहीं कि 3 डॉट पुट कर दें और मन कर रहा है कि सर ये तो 3 का ही तो है डॉट, 5 कर देते हैं ना। ये नहीं करना है। देयर इज अ रूल कि आपको कितने डॉट्स पुट करने हैं बेटा, 3 डॉट्स पुट करने हैं। 3 डॉट पुट कीजिए और 3 डॉट क्या दिखाएगा, ये दिखाता है एंड सो ऑन। क्या मतलब होता है इसका? एंड सो ऑन। तो पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे इसको, एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से चलते चलना है। और देखिए ये खत्म हुआ है कहीं पे जाके 100 पे, तो एक काम करते हैं, एक कॉमा लगा के लास्ट में 100 लिख देते हैं। और इसको ऐसे पढ़ेंगे क्या कि अ सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से जो सेट के एलिमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और एक पैटर्न बना रहे हैं उनको ऐसे लिखते हैं। अब फिर नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कि सर मान के चलिए पैटर्न बने, ठीक बात है, लेकिन अगर खत्म ना हो, मान के चलिए आपने यहां कह दिया 1 to 100 और ऐसा है कि सेट के एलिमेंट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, तब कहां तक लिखेंगे भैया जी? तब कैसे लिखेंगे? तो आइए उसके लिए एग्जाम्पल करते हैं और लिखेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी लिखेंगे उसके लिए एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल उसके लिए? ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए मैंने कहा कि आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना है, कोई लिमिट नहीं दे रहे हैं हम बस कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ बेटा जी? आप कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है। तो ये तो अच्छी चीज है कि ये पैटर्न बना रहे हैं, हाँ ये तो अच्छी चीज है, लेकिन 100 पे क्या नेचुरल नंबर खत्म हो जाते हैं? नहीं, यहां हमने रिस्ट्रिक्शन दिया था। अभी तो हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर बस बोल रहे हैं, यानी कि आपको खत्म नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, यानी कि कुछ शुरुआत के ऐसे नंबर्स लिख दीजिए जिससे पैटर्न कंफर्म हो जाए कि क्या चल रहा है। फिर मैंने कहा आपसे कि पुट द 3 डॉट्स, ठीक है भैया जी। और उसके बाद कॉमा लगा के आप 2 काम कर सकते हैं, या तो ऐसे इन्फिनिट का सिंबल बना दीजिए। किसका सिंबल बना दीजिए बेटा? इन्फिनिट का सिंबल बना दीजिए। और या तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा और ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी को कई लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं बेटा। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, याद रखिएगा। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर। माने
कि कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आपके नंबर सिस्टम में वो लिख ही नहीं पा रहे हैं आप, तो उसकी जगह पे आपने एक सिंबल इस्तेमाल कर दिया इन्फिनिटी। यानी कभी भी याद रखिएगा कि इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ नंबर जिसको आप इंक्लूड कर लें। आई बात समझ में? इन्फिनिटी इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स, एक्चुअली एक और बात बताऊं मैं आपको, इस सिंबल का नाम ना लेमनीस्केट होता है। इस सिंबल को क्या कहते हैं बेटा जी? लेमनीस्केट कहते हैं। और इस लेमनीस्केट का जब सेट थियरी में इस्तेमाल, नंबर्स के सेट में इस्तेमाल होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर। आई बात समझ में? एक बहुत बड़े नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी को। हालांकि इसके नाम पे हम चर्चा आगे करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी बेटा, जब कभी आप सेट पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, उसमें हम चर्चाएं करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ इतना ही रहने देते हैं कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। भैया सारे एलिमेंट्स को लिखना है, कॉमा लगा के सेपरेट कर देना है, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। कुछ ऐसे सेट जिनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, और कुछ पैटर्न बना रहे होंगे, तो हम लोग शुरुआत के कुछ नंबर्स को लिखेंगे सो दैट पैटर्न क्लियर हो जाए। 3 डॉट्स पुट करेंगे, लास्ट का नंबर लिख देंगे। ठीक बात है। लास्ट में अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो सिंपली शुरुआत के ऐसे कुछ नंबर लिख दीजिए जिनसे पैटर्न कंफर्म हो जाए, 3 डॉट्स पुट कर दीजिए। बाकी इन्फिनिटी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इतना क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर मान के चलिए एक ऐसा कलेक्शन है जो कि एक तो खत्म भी नहीं होने वाला है, एक तो खत्म भी नहीं होने वाला है, और दूसरी बात पैटर्न भी नहीं बनाता है। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या पैटर्न बनाता है बताओ? क्या 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे इसका कोई पैटर्न है? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है। तो याद रखिएगा, नॉट ऑल द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रोस्टर फॉर्म। यानी कि सारे के सारे सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकते, लिमिटेशन है इसकी कुछ। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। आइए आगे समझते हैं। कुछ नोट जो आप लगाएंगे, कुछ नोट जो आप लगाएंगे, और वो क्या है? तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा बेटा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स किसको कह रहे हैं? तो याद रखिएगा, एलिमेंट्स कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ये सब सिनोनिमस वर्ड होंगे। याद रखिएगा, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये सब सिनोनिमस वर्ड होंगे। ये सभी सेट के अंदर आ रहे लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी। अब इसका क्या मतलब हुआ तो ध्यान से समझेंगे। यानी कि मान के चलिए अगर किसी सेट में हमने लिखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, और किसी सेट बी में लिखा है ऑर्डर इधर उधर चेंज करके, जैसे 3, 1, 2 लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि ये सेट एकदम से अलग हो गया और ये सेट एकदम से अलग हो गया। नॉर्मली बस ऑर्डर चेंज करने की वजह से सेट नहीं बदलता, याद रखिएगा। सेट का सिंपल मतलब बताऊं बेटा तुमको क्या होता है? सेट माने एक झोले का, एक बक्से का नाम है, और ये बस इतना बताने के लिए आता है कि मेरे पास कौन कौन है, इस झोले में, इस बक्से में कौन कौन है, बस इतना बताने आता है सेट। कितना है, कै लोग हैं, ये बताने नहीं आता, कौन कौन है बस ये बताने आता है। ठीक है। तो अगर कोई चीज मान के चलो इस बक्से में 10 किलो है, और कोई चीज इस बक्से में मात्र 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, तो भी बस नाम भर बताना है कि क्या है उसमें, कितना है ये नहीं बताना है। आई बात समझ में? चलिए, तो ऑर्डर इज इमैटेरियल, यानी इधर उधर लिखने से मैटर नहीं करता। और दूसरी बात जो नोट करेंगे आप सभी प्यारे साथी, दूसरी बात जो नोट करेंगे मेरे साथ, कि याद रखिएगा, याद रखिएगा, दूसरी बात जो नोट करेंगे सब सभी लोग, क्या कि रिपीटिशन, क्या बेटा जी? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। यानी कि हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बेटा? रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां पर ना आप थोड़ी छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मान के चलिए आप अच्छा खासा घर से गए और सब्जी की दुकान पे पहुंचे, वहां पे पहुंच के मम्मी को फोन किया, बोला कि भैया हमको ये सब्जी दे दो, रुको थोड़ा मम्मी से पूछ लेते हैं। फोन लगा लिया मम्मी को, और मम्मी से पूछ रहे हैं
मम्मी बताइए क्या सब्जी खरीदूं। तो उधर से मम्मी ने कहा कि बेटा क्या क्या है दुकान पे ये बताओ। तो दुकान वालों को आपने कभी देखा हो कि जैसे उनके पास कभी सामान कम होता है तो यहां भी आलू लगा देंगे, फिर बगल में थोड़े से प्याज रख लिए, थोड़ा सा टमाटर रख लिया, फिर एक और जगह आलू रख देंगे दो दो कोने पे कि लगे कि खूब ढेर सारा सामान है उनके पास। तो आपने फोन किया और बोला कि मम्मी दुकानदार के पास आलू है, प्याज है, टमाटर है, आलू है। तो उधर से तुरंत डांट लगाई, अरे दो दो बार कहाँ आलू बोल रहे हो, बताए तो थे अभी कि आलू है उसके पास। इसका मतलब फिर से ध्यान से समझिए, सेट के अंदर कोई चीज कितनी जगह पे रखी गई है, कितनी बार रखी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना बताइए कि सेट के अंदर कौन है और कौन नहीं है, बस। यानी कि वही चीज, सेम चीज अगर कई बार भी आ रही है, इससे नहीं मतलब है सेट के अंदर, इससे मतलब है कि कौन है और कौन नहीं है, बस इतना बताना है। यानी कि अगर कई सारे एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं बार बार, उसका कोई मतलब नहीं है, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं होना चाहिए। जैसे सेट के अंदर अगर लिखा है क्या, 1 1 1 2 2 3 3 3 3, इतनी बार लिखा गया है, बेटा कोई मतलब नहीं है इतनी बार 1 लिखने का। आलू 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 3 जगह रख भी देंगे तो रहेगा आलू ही, खरीद के आलू ही ले जाएंगे आप। 2 बार 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 4 बार 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि इसके पास आलू भी है, प्याज भी है और टमाटर भी है, बस इतना ही सा मतलब हुआ। यानी उसके पास सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, बस इतनी सी बात है। तो याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म में लिखते समय, एक तो ऑर्डर कोई मतलब नहीं है ऑर्डर का, भैया 1 2 3 कंटेन करने वाला सेट और 3 1 2 कंटेन करने वाला सेट सेम ही है। फिर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, कोई मतलब नहीं है रिपीटिशन करने का। तो आप भी हमेशा इसी फॉर्म में लिखिएगा कि भैया, याद है आपको सेट की डिफिनेशन भी लिखे थे कि ऑब्जेक्ट्स जो उसमें होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे आपने देखा सेट लिखा है और सेट के अंदर ही इतने सारे ऑब्जेक्ट सेम लिखे गए हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ऐसे लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, रिपीटिशन नहीं करना है। क्लियर हो गया इतना? आपने कहा हाँ जी सर एकदम क्लियर हो गया। ये 2 बातें आप एकदम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ना है बेटा जी? तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेट बिल्ड कैसे हुआ, सेट बना कैसे, वो वाला फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि ध्यान से समझेंगे एक बात, क्या, जैसे मान के चलिए आपने एक सेट वी लिखा और इस सेट वी में लिखा AEIOU, ठीक बात है बेटा, अ सेट कंटेनिंग दी एलिमेंट्स। आपको पता है ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का। आप कहेंगे हाँ जी सर ये तो पता है। अब देखिएगा इसी सेट को लिखने का एक और तरीका है और वो क्या है, नेमिंग तो वही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स का, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी में मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी माने वो खासियत इन सभी एलिमेंट्स में है जो खासियत इन पांचों को छोड़ के और किसी में नहीं है, दुनिया के किसी लोग में वो प्रॉपर्टी नहीं है। बताइए कोई ऐसी खासियत बताइए जो सिर्फ इन 5 लोगों के पास हो और किसी के भी पास ना हो। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, क्यों? भैया ये पांचों जो हैं, ये 5 लेटर्स जो हैं वो वॉवेल्स हैं और इनको छोड़ के दुनिया में और कोई वॉवेल नहीं है। क्लियर है, यही प्रॉपर्टी है। तो आप इसका इस्तेमाल करके इसको कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा ध्यान से बेटा जी। एक काम करना है कि किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिखना है, इन सभी के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल कीजिए। आपको x अच्छा लगता है x इस्तेमाल करिए, x से झगड़ा हो गया है अब नहीं पसंद है x, y इस्तेमाल कर लीजिए। एक सिंगल वेरिएबल आपको इन सब के लिए इस्तेमाल करना है। तो इन सब के लिए मान के चलिए आपने एक सिंगल वेरिएबल क्या इस्तेमाल कर लिया, x। उसके बाद आपको देखिए 3 चीजें बता रहा हूं मैं, आप या तो कोलन लगा लीजिए, या तो आप ऐसे स्लैश लगा लीजिए, या तो आप ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी खींच सकते हैं। और इन तीनों का ही मतलब होगा सच दैट, अभी मैं आगे बताऊंगा भी, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, ज्यादातर आपको यही यूज करने को मिलेगा। तो आपको
इन सारे एलिमेंट्स की जगह आपको एक सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल करना है, इनका नाम डायरेक्ट नहीं लिखना है किसी का भी, और फिर कोलन लगाइए और फिर बताइए क्या कि इन सभी की जगह ये जो x इस्तेमाल कर रहे हैं वो x है क्या, यानी ये पांचों की कॉमन बात क्या है। तो आप कहेंगे सर ये पांचों वाउल हैं, है ना भैया। तो आप कहेंगे भैया x इज अ वाउल, ठीक है भैया। और इसको ऐसे आप ब्रेसेस में, यहां भी इस फॉर्म में भी आप ब्रेसेस में बंद करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे ही ये चीज पढ़ेंगे आप, ये चीज जैसे ही पढ़ेंगे आपके हिसाब से बोलना चाहिए आपको क्या, दिस सेट ऑफ ऑल दोज। क्या बोलना है आपको, दिस सेट ऑफ ऑल दोज। उसके बाद फिर x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जब आप बोलेंगे तो इसको कोलन आपको नहीं बोलना है, इसको पढ़ना है आपको सच दैट। क्या पढ़ना है प्यारे साथी, सच दैट। उसके बाद जो है वो पढ़िए। तो ओवरऑल कैसे पढ़ना है, आपको बोलना है दिस सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, दिस सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल। यानी कि उन सभी x का सेट है ये, उन सभी x का ये सेट है इस तरह से कि, या फिर ये कहें कि जो हैं, क्या जो हैं, जो x वाउल हैं। आई बात समझ में, यानी कि इस सेट में वो सारे x आ रहे हैं इस प्रकार की x वाउल है। समझ में मेरी बात। तो बताइए अगर कोई आपको ऐसे पढ़ के कह रहा है कि भैया इस सेट में वो सभी एलिमेंट लीजिए जो वाउल हैं, ले लेंगे वो सभी एलिमेंट जो वाउल हैं। तो ये वाला सेट और ये वाले सेट का मीनिंग एकदम सेम है, लेकिन इस प्रकार लिखे गए सेट में आप कहीं ऐसे नहीं पाएंगे कि वाउल्स को डायरेक्ट लिखा गया है, ऐसा एकदम नहीं है, बल्कि द प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय देम इज एक्सप्रेस्ड हियर। इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी गेन्ड है उसको यहां दिखाया गया है। इसी फॉर्म को कहते हैं, कौन सा फॉर्म बेटा जी, तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे बेटा जी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आइए दो चार एग्जांपल करते हैं जिससे सेट बिल्डर फॉर्म आपका एकदम से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। तो आइए दो चार एग्जांपल करते हैं जिससे एकदम से क्लियर हो जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए एग्जांपल करते हैं जल्दी से, चलिए जल्दी बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक सेट ए लिख दिया और इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक लिखा बेटा, 10 तक लिखा। अब बताइए इन सारे एलिमेंट्स के पास वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो इनके अलावा और किसी में नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखने में तो ये नेचुरल नंबर लग रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो इसके बियॉन्ड भी जाता है, ये तो 10 पे खत्म हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम भी बोल देंगे 10 तक वाले नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सेट की नेमिंग तो वही रहेगी। मैंने कहा कि इन सभी एलिमेंट को एक वेरिएबल द्वारा रिप्रेजेंट कराना है, तो आप एक वेरिएबल x इस्तेमाल कीजिए, दिस सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट। और बताइए इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि भैया ये 10 तक के नेचुरल नंबर हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये सारे x लीजिए जो x है नेचुरल नंबर। और ध्यान देने वाली बात है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात बताऊं मैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में या रूल मेथड में, ये यूनिक नहीं होता। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा क्या, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। वर्ड्स में लिख दीजिए, वर्ड्स में लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10। हाँ आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन आर इक्वल टू 10 लिख दीजिए। ऐसा आई बात समझ में प्यारे दोस्त, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको इनकी एक्सरसाइजेस भी कराएंगे और सीखेंगे और बेहतर तरीके, जिनसे आपके एक तो एकेडमिक एग्जाम्स बहुत स्मूथली निकल जाएंगे और साथ ही साथ प्यारे साथी हम अपने इन सारे ही वीडियोस में एनडीए को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो जिससे आप एक तो एकेडमिक्स में बेहतर कर पाएं, और अगर आप तैयार हैं भारत की सेवा करने के लिए आर्मी, नेवलशिप या फिर एयरफोर्स जैसे विंग में जाने के लिए, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो पाएंगे। तब तक के लिए प्यारे साथी नमस्ते एंड जय हिंद।